हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश के सैंपल पेपर को यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये सैंपल पेपर 2024-25 का जो सिलेबस है उसके अनुसार बना हुआ है। सैंपल पेपर का मतलब है कि इस तरह का पेपर का सैंपल आपके पास आ सकता है। इसको आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, जो कि जो पुराने जो पेपर्स हुए हैं अब तक के, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और इस वर्ष की जो परीक्षा है उसमें पेपर का मॉडल उसका किस प्रकार से आने वाला है वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पे आपको ये उपलब्ध भी हो जाएगा। तो इसका जो टाइम है 3 घंटे का समय होता है और ये 80 नंबर का पेपर है। 20 जो मार्क्स हैं वो आपको विद्यालय से, आपके स्कूल से टीचर्स ने इंटरनल असेसमेंट में दे दिए होंगे। ये 80 नंबर का पेपर आपका थ्योरी का आने वाला है। इसके कुछ नोट्स हैं, आप नोट वगैरह इसका देख लीजिए कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी, सी और डी, जो आपको आगे हम बताएंगे कौन कौन से सेक्शन किस प्रकार से हैं। दूसरा नोट इसमें है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स आपको लिखे हुए दिख जाएंगे, जो भी कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा। पहले आता है सेक्शन ए जो रीडिंग का है, तो इसमें आपको रीडिंग करना है और जो रीडिंग आप करोगे उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो आपको नीचे दिया गया ये पैसेज है, जैसे हिंदी और भाषा जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपका पैराग्राफ या गद्यांश या पद्यांश इस तरह के आते हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, ये गद्यांश दिया है। और जैसे कि हिंदी के पेपर में आपका जो ये पैसेज है, ये गद्यांश है, ये अपठित आता है, यहाँ पर भी ये अनसीन आता है। तो अनसीन का मतलब जो आपको पहले नहीं देखा, आपने पहले नहीं पढ़ा, ऐसा पैसेज यहाँ पर आएगा जो आपकी बुक से नहीं होगा। आपको इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे, आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर समय मिलता है 15 मिनट का, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पढ़ने का कोशिश करता हूँ। उत्तराखंड ए पैराडाइज ऑन अर्थ इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। मतलब उत्तराखंड पृथ्वी पर स्वर्ग, भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। द स्टेट इज होम टू सेवरल sacred हिंदू टेम्पल इंक्लूडिंग द फेमस केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो यह राज्य जो हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, यह राज्य प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित कई पवित्र हिंदू मंदिर यहाँ पर हैं। और क्या है, द सीनिक ब्यूटी ऑफ हिमालयाज है, यहाँ पर हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता है। लस ग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब हरे भरे जंगल हैं। एंड पिक्चर क्यू वैली मतलब सुरम्य जो सुंदर सुंदर घाटियां हैं, जो क्या बनाती हैं, मेक उत्तराखंड ए नेचर लवर पैराडाइज, जो कि उत्तराखंड को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती हैं। आगे इसी में पढ़ेंगे, एडवेंचर्स सीकर्स कैन एंजॉय एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग, राफ्टिंग एंड स्कीइंग इन डेस्टिनेशन लाइक ऋषिकेश, मसूरी एंड औली। ये सब स्थान उत्तराखंड में हैं।
तो जो साहसिक चाहने वाले लोग हैं, जो साहस हिम्मत करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऋषिकेश, मसूरी और औली जैसे जगहों पर क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, स्कीइंग जैसी गतिविधियों करके, एक्टिविटी करके आनंद लेते हैं। द स्टेट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स योगा, और हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, वो फेमस है काहे के लिए, योगा एंड वेलनेस सेंटर, योगा और योग के और कल्याण के केंद्रों के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए ये प्रसिद्ध है। और अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया भर से पर्यटकों को, टूरिस्ट को ये आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है उत्तराखंड। उत्तराखंडाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डिलीशियस cuisines and to its charm making it an ideal destination for tourists। इसका मतलब हुआ कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं, इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं, इसके चार्म्स को बढ़ाते हैं, जो इसे पर्यटकों के लिए एक आदर्श, आइडियल डेस्टिनेशन मानते हैं पर्यटक इसको। तो ये हमने यहाँ पर पैसेज को पढ़ा। अब इस पैसेज पर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड इज फेमस फॉर, तो पहले ही आया है कि उत्तराखंड जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए फेमस है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये बाकी ये नहीं होंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है इसमें बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट एक्टिविटीज कैन एडवेंचर सीकर्स एंजॉय इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में साहसिक चाहने वाले किन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं। तो आपको इसी पैसे से उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। ये देखिए यहीं पे इसका उत्तर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एडवेंचर्स सीकर्स कैन एंजॉय एक्टिविटी लाइक ट्रेकिंग, राफ्टिंग एंड स्कीइंग इन डेस्टिनेशन लाइक ऋषिकेश, मसूरी एंड औली। ये यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर आप समझ लीजिए कि यहां से लेकर और यहां तक इसका आंसर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें सी वाला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लोकेशंस आर एज एडवेंचर स्पोर्ट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। तो यहां से इसमें 4 आंसर आपको दिए हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से आप पैसेज में जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें से इसका जो सही उत्तर वो है ऋषिकेश, मसूरी एंड औली। ये आया है पैसेज में एक जगह, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डी वाले की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तराखंड योगाज एंड वेलनेस सेंटर, मतलब उत्तराखंड के योग और जो कल्याण के सेंटर हैं उनका महत्व क्या है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उत्तराखंड योगाज एंड वेलनेस सेंटर अट्रैक्ट टूरिस्ट। उत्तराखंड के योग और कल्याण के जो सेंटर हैं वो टूरिस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे मतलब दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं। एडिंग टू इट्स चार्म एंड मेकिंग इट एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, इसको वो आकर्षित होते हैं इससे, और ये जो है आइडियल डेस्टिनेशन है पूरे टूरिस्ट के लिए। तो ये इसका आंसर यहां से भी लिख सकते हैं। और यदि आप पैसेज से ढूंढ कर लिखना चाहते हैं तो पैसेज में भी आपको इसका उत्तर यहां पर आप यहां से मिल जाएगा कि द स्टेट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स योगा एंड वेलनेस सेंटर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये यहां से भी आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चंस है उसमें भी क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब पैसेज उसमें भी पढ़ना है और आंसर उसमें भी देने हैं। तो ये पैसेज हमारे सामने है। इन टूडेज फास्ट पैक्ड एवर चेंजिंग वर्ल्ड स्किल बिकम अन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब आज की तेज तर्रार हमेशा बदलती दुनिया में कौशल जो है, कौशल मतलब स्किल जो है वो स्किल शिक्षा का एक अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक है। गॉन आर डेज व्हेन mere academic knowledge was enough to succeed, जो दिन गए, वे दिन गए जब केवल शैक्षणिक ज्ञान ही
सफल होने के लिए पर्याप्त था। पहले क्या होता था कि शिक्षा प्राप्त कर ली और वो ज्ञान ही पर्याप्त होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, नाउ स्टूडेंट नीड टू एक्वायर ए वाइड रेंज ऑफ स्किल टू स्टे अहेड इन द गेम। यानी कि आज के छात्रों को खेल में आगे रहने के लिए, अपने जीवन में आगे रहने के लिए कई प्रकार के स्किल्स को हासिल करने की आवश्यकता है। स्किल मतलब कुशलता, कुछ कुशलता आनी चाहिए, कुछ अलग से होना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी आर सम ऑफ की स्किल दैट स्टूडेंट नीड टू डेवलप। आज के समय में जो क्रिटिकल थिंकिंग है मतलब आलोचनात्मक सोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है मतलब समस्या समाधान, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, और क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, ये कुछ प्रमुख कौशल हैं जिन्हें छात्रों में होना चाहिए, छात्रों के अंदर डेवलप होने चाहिए। दीज स्किल्स विल इनेबल them to navigate the complexity of 21st century, make informed decision and adapt to new situation। कहने का मतलब है कि ये कौशल, ये स्किल्स उन्हें 21वीं सदी की जटिलता से निपटने और सही निर्णय लेने और नई स्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम करेंगे, उनको सही बनाएंगे। मोरेवर स्किल्स लाइक, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। मोरेवर स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का प्रबंधन होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन, अपने को खुद को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, आत्म प्रेरणा होनी चाहिए। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और क्या होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बुद्धि होनी चाहिए। आर क्रूशियल फॉर स्टूडेंट टू बिकम इंडिसेंट लर्नर। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऐसी कुशलता उसके अंदर होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा और सेल्फ मोटिवेशन होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। तो उससे क्या होगा, उससे होगा इसको छात्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने और अपनी शिक्षा का प्रभार लेने के लिए ये सब महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। एंड टेक चार्ज ऑफ दियर ओवन एजुकेशन बाय एम्फसाइजिंग स्किल इन एजुकेशन, वी कैन इक्विप स्टूडेंट विद द टूल्स दे नीड टू सक्सीड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। शिक्षा में कौशल पर जोर दे करके हम छात्रों को वे उपकरण प्रदान कर सकते हैं जिनकी उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए आवश्यकता है। अब हमने पैसेज को पढ़ लिया, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं। वाई हैव स्किल बिकम इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन टुडे। मतलब आज जो है शिक्षा में कौशल जो है, स्किल, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप पैसेज से ही इसका उत्तर यहां से लिख देंगे। In today's fast-paced, ever-changing world, skill become an essential component of education। यहां से यहां तक इसका ए वाले का आंसर आप लिख देंगे। फिर बी आता है इसमें, व्हाट आर सम की स्किल दैट स्टूडेंट नीड टू डेवलप। मतलब छात्रों को विकसित करने के लिए कुछ प्रमुख कौशल कौन कौन से होते हैं, जो मेन कौशल हैं वो कौन कौन से हैं, मेन स्किल्स कौन कौन सी हैं। इसी पैसेज से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां से इसका आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी आर सम ऑफ की स्किल दैट स्टूडेंट नीड टू डेवलप। यहां से यहां तक ये बी वाला आंसर हो जाएगा। अब इसका सी वाला देख लेते हैं। हाउ विल एक्यूरिंग स्किल बेनिफिट स्टूडेंट इन लॉन्ग रन। मतलब जो स्किल्स है, स्किल्स प्राप्त करने से छात्रों को लंबे समय में कैसे लाभ होगा, यानी कि जो आप स्किल्स हैं आप उनको प्राप्त करेंगे, इनके फायदे क्या हैं, बाद तक लंबे समय तक क्या फायदे हैं। यहीं से आंसर है, स्किल विल इनेबल देम टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 21st सेंचुरी, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन।
और आगे भी आप लिख सकते हैं मोर एवर स्किल लाइक टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर क्रूशियल फॉर स्टूडेंट बिकम इंडिसेंट लर्नर्स। ये इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक भी लिख दिया तो आपको आंसर जो है मार्क्स मिल जाएंगे, पर आप यहाँ तक लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसका डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एम्फसाइजिंग स्किल्स इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इसमें से 4 आंसर यहाँ पर दिए हैं, एक छांटना है, तो ये वाला इसका थर्ड वाला इसका आंसर है। ये आप पैसेज में भी ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। अब ई वाला आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है, राइट इन योर आंसर बुक, और अपनी आंसर बुक जो आपको कॉपी मिलेगी पेपर में उसमें लिखना है। पहला है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो इसमें स्किल्स जो है वो इसका मेन आइडिया है। अब आता है सेकंड वाला, विच स्किल नॉट मेंशन इन द पैसेज। कौन सी स्किल है जो इसमें पैसेज में नहीं बताई गई है, तो देखो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बताया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया गया है, कम्युनिकेशन बताया गया है। एक चीज इसमें नहीं बताई गई है, वो मेमोरी, तो ये मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन पैसेज इज सिमिलर टू क्रूशियल। मतलब इस वर्ड से संबंधित वर्ड कौन सा है पैसेज में, तो वो वर्ड है एसेंशियल। ये आप देख लेना, एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ क्रिटिकल। क्रिटिकल का अपोजिट कौन सा है, तो ये हो जाएगा अनक्रिटिकल, ये वर्ड हो जाएगा। हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी है राइटिंग का। पहला था रीडिंग, अब है राइटिंग। अब इसमें रचनात्मक लिखना है कुछ, तो ये है पहला, यू आर अमन अंबिका लिविंग एट बेलनी रुद्रप्रयाग। आपका नाम या तो अमन है, लड़के हैं तो अमन लिखेंगे, और लड़कियां हैं तो अपना नाम अंबिका लिखेंगी। तो आपका नाम अमन है या अंबिका है, तो आप क्या है, बेलनी रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। द रेजिडेंट ऑफ यूर लोकेलिटी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई। आपके इलाके के निवासियों को अनियमित पानी की समस्या है, मतलब वहाँ पानी सही से नहीं आ रहा है तुम्हारे इलाके में। राइट ए लेटर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम बोर्ड रुद्रप्रयाग टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। आपको अपना जो अपने रुद्रप्रयाग का अधिशासी अभियंता है जल विद्युत निगम जल निगम बोर्ड का जो इंजीनियर है, उसको आपको एक शिकायती पत्र, आप समझ लीजिए हिंदी में, आपको लिखना है, उसको पत्र लिखना है। तो आप लेटर इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम अमन अंबिका जो भी हो लिख देंगे, अपना एड्रेस बेलनी रुद्रप्रयाग लिख देंगे, और डेट जो है आप उस दिन की डेट, यहाँ पर डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट आप लिख देंगे, यानी कि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की आप डेट यहाँ पर लिख देंगे। फिर लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है वो लिखेंगे, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम बोर्ड रुद्रप्रयाग, ये एड्रेस उसका लिख देंगे। फिर आपके लेटर का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसे लिख देंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। जो आपकी जो वाटर सप्लाई है वो इरेगुलर है, मतलब अनियमित है, नियमित रूप से पानी सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये सब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद डियर सर या मैडम जो भी है आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन the problem of irregular water supply that we the resident of Belni Rudraprayag have been facing for the past few week। मतलब इसका है कि मैं आपका ध्यान अनियमित जल की आपूर्ति की ओर, समस्या की ओर लाना चाहती हूं, जिसका सामना हम बेलनी रुद्रप्रयाग के निवासी पिछले कुछ हफ्तों से क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं। द वाटर सप्लाई हैज बीन इरेटिक एंड insufficient causing a lot of inconvenience to everyone in the locality। मतलब
कि इससे इलाके में सभी लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं, सभी लोगों को असुविधा हो रही है। आगे आप लिख सकते हैं, वी हैव ब्राउड दिस इश्यू टू द नोटिस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, कि हम अपने इस मुद्दे को स्थानीय अधिकारियों के संज्ञान में भी हमने लाया है। बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन कार्रवाई नहीं की गई है। वी रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं, यू टू लुक इनटू दिस मैटर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मैटर को, हमारे इस मामले को देखें, पर्सनली देखें, ठीक है। एंड टेक नेसेसरी स्टेप, और इसमें जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएं, टू इंश्योर ए रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई टू अवर लोकेलिटी, जिससे कि हमारे इलाके में नियमित पानी और पर्याप्त पानी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए आप आवश्यक कदम उठाएं। और अंत में आप लिख देंगे, वी होप दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड, हमें उम्मीद है कि आप इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे। और अंत में थैंकिंग यू आर फेथफुली, और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, अपना नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, अमन, अंबिका, जो भी नाम होगा वही, जो पेपर में नाम दिया होगा उस दिन आपको वही बन जाना है पेपर में, जो नाम उसमें पेपर में दिया होगा वही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना वहां पर। इसमें और करके, और मतलब अथवा, जैसे अथवा ये वाला आता है आपको पहला लेटर तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरे वाला लेटर आपको करना है। अभी दूसरा वाला लेटर क्या है, अगर आप पहले वाला नहीं आ रहा आपको लिखना तो दूसरा लिखिए, यू आर रोहन सोनी, इसमें आप अमन अंबिका नहीं है, इसमें रोहन सोनी है, इसमें आपके नाम बदल गए हैं। लिविंग इन होटल बिरला स्कूल पौड़ी, और आप रहते कहाँ हैं, होटल बिरला स्कूल पौड़ी में रहते हैं। यूर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, आपका स्कूल एक एजुकेशनल टूर लेके जा रहा है, घुमाने जा रहा है बच्चों को। नैनीताल, कहाँ जा रहे हैं, नैनीताल, ड्यूरिंग समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी में। राइट ए लेटर टू यूर पेरेंट सीइंग दियर परमिशन, अपने पेरेंट्स को आपको लेटर लिखना है और उनसे परमिशन लेनी है फॉर द टूर, टूर में जाने के लिए परमिशन लेनी है। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसमें भी सबसे पहले तो आप वही लिख देंगे अपना एड्रेस, होटल बिरला स्कूल पौड़ी, और ये मैंने 1 मार्च 2025 लिखा है, आप उस दिन की डेट डालिएगा जिस दिन आप लिखेंगे। और उसके बाद आप क्योंकि अपने मम्मी पापा को ये पत्र लिख रहे हैं, अपने पेरेंट को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डियर मॉम एंड डैड, मतलब प्रिय माँ और पापा, पिताजी, है ना। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना क्योंकि ये आप अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं, तो इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना। अब यहां पे आ जाएगा, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आई हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, मैं आपको एक एक्साइटिंग खबर, मतलब अच्छी खबर देनी है, मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी है। आवर स्कूल हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप टू नैनीताल ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, हमारे स्कूल ने गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल के लिए एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया है। इट विल बी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए क्या होगा, एक शानदार अनुभव होगा, सीखने को मुझे मिलेगा। एंड आई विल गेट टू विजिट ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं कहाँ जाऊंगा, सुंदर स्थानों को देखूंगा। लर्न अबाउट नेचर, और प्रकृति के बारे में जानूंगा। एंड एंजॉय विद माई फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। आगे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द ट्रिप इज वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर टीचर्स, ये जो ट्रिप है, ये यात्रा है, इसका आयोजन हमारे शिक्षकों द्वारा किया गया है। एंड दे विल टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी, और वे हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। इट विल आल्सो हेल्प मी लर्न न्यू थिंग आउटसाइड द क्लासरूम, और इससे क्या होगा, इससे मुझे कक्षा के बाहर, क्लासरूम के बाहर नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। आगे, द कोस्ट ऑफ ट्रिप
इज रीजनेबल, जो इस यात्रा का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो रीजनेबल है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है, उचित है। एंड आई प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल थ्राउट द जर्नी, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरे समय अपनी यात्रा में जिम्मेदार बन के रहूँगा। इतना लिखने के बाद, आपको इतना बताने के बाद, अब अंत में लिखेंगे प्लीज, कृपया, अलाउ मी टू गो ऑन दिस ट्रिप, कृपया मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति दें। आई एम श्योर इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैं यह मेरे लिए एक यादगार अनुभव होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर रिप्लाई, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अंत में आप लिख देंगे अपना नाम, लव, रोहन, सोनी, लड़कियां हैं तो सोनी, लड़के हैं तो रोहन, रोहन सोनी में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब यहां पर 3 जो है टॉपिक आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है माई फेवरेट डेस्टिनेशन, सेकेंड है माई एम ऑफ लाइफ, और थर्ड है माई मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इनमें से किसी एक पर आपको 60 वर्ड में पैराग्राफ इंग्लिश में लिखना है। अब यहां तो मैं तीनों आपको बता देता हूं, इन तीनों में से भी कोई भी आ जाए तो आप लिख सकें, मैं तीनों आपको यहां पे बता रहा हूं, लेकिन पेपर में आपको एक ही करना है। तो सबसे पहले हम माय फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में लिखेंगे। तो मतलब मेरा प्रिय पर्यटन स्थल के बारे में आप लिखेंगे। माय फेवरेट डेस्टिनेशन इन इज द बीच, बीच होता है समुद्र तट, समुद्र तट को बोलते हैं। तो यहां पर यह है कि माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज द बीच, मेरा जो प्रिय पर्यटन स्थल है वो समुद्र तट है। आई लव द साउंड ऑफ वेव्स, मुझे पसंद है लहरों की आवाज, लहरें काहे की, समुद्री जो लहरें होती हैं उनकी आवाज मेरे को पसंद है। एंड द फील ऑफ द सैंड बिटवीन माई टॉज, यानी कि मुझे रेत का एहसास पसंद है, रेत पे बैठना, रेत का एहसास भी मेरे को पसंद है। तो बीच पे रेत भी होगी। इट इज अ प्लेस वेयर आई कैन रिलैक्स, ये ऐसी जगह है जहां मैं आराम कर सकता हूं। और एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, और बाकी सब कुछ भूल सकता हूं। एंजॉय स्विमिंग इन द ओशन, ओशन में स्विमिंग करना मतलब समुद्र में तैरना। एंड बिल्डिंग सैंड कैसल्स, सैंड कैसल्स क्या होता है, रेत का महल, रेत का महल बनाना मुझे पसंद है। मुझे पसंद क्या है, समुद्र में स्विमिंग करना और रेत के महल बनाना। द बीच इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड ए सनी डे, और बीच जो है, जो समुद्र तट है, वो एक आदर्श जगह है, धूप वाले दिन बिताने के लिए एक आदर्श जगह है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, तो इस तरह का आप लिख सकते हैं, 60 वर्ड करीब आप लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है माय एम ऑफ लाइफ, या मैं एग्जाम्पल आंसर, आपका आंसर एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम्पल आंसर है, आपको एग्जाम्पल वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो माय एम ऑफ लाइफ मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो यहां मैं अपने जीवन का लक्ष्य लिख रहा हूं, आप अपने जीवन का लक्ष्य लिख लेना। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, मेरे जीवन का लक्ष्य एक शिक्षक बनना है। आई वॉन्ट टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो, मैं बच्चों को सीखने और बढ़ने में मदद करना चाहता हूं। आई बिलीव दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा मानना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। आई वॉन्ट टू मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ माई स्टूडेंट, और मैं अपने छात्रों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। फिर हो जाएगा आई वॉन्ट टू इंस्पायर देम
टू फॉलो देयर ड्रीम्स। मैं अपने छात्रों को इंस्पायर करना चाहता हूं कि वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करें। एंड बिकम गुड सिटीजन, और वो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए मैं उनको प्रेरित करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। इस तरह से आप इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 60 वर्ड लगभग आपको लिखने हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया 3 में से एक ही करना है, मैं तीसरा भी आपको बता रहा हूं। माई मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ये ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर होता है नानी। अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर होता तो दादी होती। तो मैटरनल मतलब माता की तरफ से, माता की, मम्मी की माँ। तो मम्मी की माँ क्या हुई? नानी हुई। और पापा की माँ क्या हुई? वो दादी हुई। तो यहां पर मैटरनल ग्रैंड मदर पूछा है, तो माई मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मेरी जो नानी है, इज वेरी स्पेशल पर्सन। वो एक बहुत ही खास व्यक्ति है, स्पेशल पर्सन है। मतलब मेरे लिए मेरी नानी क्या है? वो एक स्पेशल पर्सन है। सी इज काइंड, वो काइंड है, काइंड मतलब दयालु, दया करने वाली है। लविंग, प्यार करने वाली है। एंड ऑलवेज देयर फॉर मी, और हमेशा मेरे लिए मौजूद रहने वाली है। सी टेल्स मी स्टोरीज, वो मुझे स्टोरीज मतलब कहानियां सुनाती है। एब और काय की कहानियां सुनाती है? अबाउट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन की कहानियां सुनाती है। एंड टीच मी, और मुझे शिक्षा देती है, सबक देती है। वैल्यूएबल लेसन्स, बहुमूल्य सबक मुझ को सिखाती है। सी मेक्स द बेस्ट कुकीज, और वो बहुत ही अच्छी कुकीज बनाती है, बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाती है। एंड ऑलवेज हैज ए वार्म हग फॉर मी, और हमेशा मेरे लिए गर्म जोशी भरी से मेरे को गले लगाती है। और आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हर, मैं पसंद करता हूं उनके साथ समय बिताना, मैं पसंद करता हूं या करती हूं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। आप बड़ा भी इसको और कुछ भी लिख सकते हैं, आपको और वर्ड याद आ रहे हैं तो उसको और बढ़ा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। नीचे कुछ हिंट्स दिए हैं, ये हिंट्स हैं, इनको आपको देखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन मॉर्निंग असेंबली, आपकी जो सुबह की प्रार्थना होती है स्कूल की, मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल, अपने स्कूल की जो सुबह की प्रार्थना होती है उसके बारे में 80 वर्ड यानी कि 80 शब्द में। पहला था 60 वर्ड, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 60 वर्ड थे। यहाँ पे 80 वर्ड्स में आपको क्या करना है? ये लिखना है। हिंट्स वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हिंट्स दिए हैं, ये हिंट्स आपके सामने हैं। इन हिंट्स से आपको हेल्प लेनी है। begins with bell, prayers and song, principal motivation words, sense of unity, discipline, national anthem, patriotic feeling, ये सारे वर्ड हैं। इनका आपको हिंट्स से हेल्प लेकर के आपको एक पैराग्राफ 80 वर्ड का लिखना है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। आवर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली बिगिन विद द रिंगिंग ऑफ द बेल, मतलब हमारे स्कूल की जो प्रातःकालीन सभा है वो घंटी बजाने के साथ शुरू हो जाती है। जब घंटी बजती है, वी गैदर इन द स्कूल ग्राउंड, हम इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल के ग्राउंड में। एंड द असेंबली स्टार्ट विद प्रेयर्स एंड सॉन्ग, और हमारी जो असेंबली है वो प्रेयर और सॉन्ग से क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। देन आवर प्रिंसिपल गिव अस मोटिवेशनल वर्ड टू स्टार्ट द डे विद पॉजिटिव एनर्जी, फिर उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमें मोटिवेशनल वर्ड्स देते हैं, वो समझाते हैं, मतलब जिससे हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, प्रेरक शब्दों के साथ होती है। वी फील ए सेंस ऑफ यूनिटी, हम क्या ऐसा अनुभव करते हैं? यूनिटी का अनुभव करते हैं, एकता का अनुभव करते हैं। एंड डिसिप्लिन का अनुभव करते हैं। एज वी स्टैंड टुगेदर, जब हम इकट्ठे खड़े होते हैं। आफ्टर द प्रिंसिपल स्पीच, इस प्रिंसिपल की स्पीच के भाषण के बाद वी सिंग द नेशनल एंथम, फिर हमारा नेशनल एंथम होता है, मतलब राष्ट्रगान होता है।
विच फिल अस विद ए पेट्रोटिक फीलिंग, जिससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है। इट्स ग्रेट वे टू बिगिन द स्कूल डे। इस तरह से हमारे स्कूल के दिन का जो शुरुआत है वो शानदार तरीके से होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आ जाता है सेक्शन सी, ग्रामर का। तो इसमें 6 प्रश्न है, 6 क्वेश्चन नंबर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको क्या है, ये दे रखा है, वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर आपका खाली स्पेस है। इस जगह पे आपको फिल करना है, सही वर्ड को फिल करना है। जैसे कि यहाँ ईट है, यहाँ पे लर्न है, यहाँ स्विमिंग है, यहाँ फिनिश है। तो इसको सही करके आपको यहाँ पर भरना है। जैसे ईट का ईटिंग हो जाएगा, लर्न का लर्न हो जाएगा, स्विम का स्विमिंग हो जाएगा, इसका फिनिश्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर खाली जगह में भरना है, पेपर पे नहीं, कॉपी पे भरना है। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ईटिंग पहले भर देंगे, ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल, ईट का ईटिंग हो गया, और ऐसे ही लर्न का यहाँ लर्न होगा, आई वांट टू लर्न फ्रेंच, ये लर्न यहाँ पे आ गया वर्ड। ऐसे ही स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग आ गया, इज ए गुड एक्सरसाइज। और डी वाले में हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ड आ गया। तो इस प्रकार से इनको आप नॉन फाइनाइट्स भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ सेंटेंस कनेक्टर दिए हैं, इन सेंटेंस कनेक्टर से आपको इस वाक्य की, इस सेंटेंस की को बनाना है, इनको कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ बिफोर है, यहाँ एज सून एज है। तो कैसे होगा, इनका आंसर देखते हैं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा कि जो बिफोर है यहाँ शुरू में लग गया, तो बिफोर आई गो टू स्कूल, और ये कोमा लगेगा, और आई ईट ब्रेकफास्ट, और फुल स्टॉप हो जाएगा। ऐसे अगले में क्या हो जाएगा, एज सुन एज शुरू में आ जाएगा, आई गेट होम, आई विल स्टार्ट माई होमवर्क। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 है, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस आई डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कि ये द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। फिर है इट इज वेल नाउन फैक्ट, ये दूसरा है। अब इसको हमको क्या करना है, पेयर्स बनाना है, जोड़ना है। तो इसको बिगिन विद इट इज वेल नाउन फैक्ट, इससे शुरुआत करनी है सेंटेंस की, इससे स्टार्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, कालिदास इज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, वी नाउ इट, इसको बिगिन किससे करना है, वी नाउ से इसको बिगिन करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा, इट इज अ वेल नाउन फैक्ट, इससे शुरुआत हो गया। दैट, दैट लगाना है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ठीक है, ऐसे ही ये वाला वी नाउ से शुरू करना, तो वी नाउ दैट कालिदास इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में जो दे रखा, देखिए यहाँ पे आई है, आई के बाद गो, यहाँ पे ब्रैकेट में गो है, यहाँ पे फिनिश है, यहाँ पे लॉन्च, लॉन्च है। तो इनका आपको सही फॉर्म यहाँ पर के इस खाली स्थान में सही फॉर्म आपको भरनी है। तो मैं आपको बता दूं, जो हाई स्कूल में है वो पास्ट टेंस यहाँ दिया गया है, पास्ट टेंस ज़्यादातर आता है। तो पास्ट में आपको ये भरना है। जैसे आई का गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, आई वेंट टू मूवी, इसका फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब पास्ट में इनको भरना है। आपका आंसर जो है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। आई वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट, सी फिनिश्ड, फिनिश का फिनिश्ड, लॉन्च का लॉन्च्ड। तो मतलब ये आपको क्या करना है, पास्ट टेंस में आपको चले जाना है। क्वेश्चन 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सूटेबल मॉडल। अब ये मॉडल्स आपने पढ़े होंगे कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ाए गए होंगे। तो यहाँ पर आपको मॉडल्स भरने, यहाँ पे कौन सा मॉडल्स आएगा, यहाँ पे कौन सा मॉडल्स आएगा, ये खाली स्थान में भरने। आंसर देखते हैं। तो ए वाले में क्या होगा, कैन आएगा, कैन,
कैन यू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ये हो गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, क्योंकि कैन शुरू में लगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया बी वाला, यू शुड, यहाँ पे आएगा शुड, तो और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का ए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसको मीनिंगफुल बनाना है। इन दे रखा है, द दे रखा है, रेन है, प्लानिंग है, प्लानिंग की जगह यहाँ प्लेइंग होना चाहिए, प्लेइंग, कुछ प्लेइंग होना चाहिए, चिल्ड्रन आर। तो ये इस तरह से अलग अलग वर्ड हैं, इनको मिला के ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलती हो। ऐसे द रियली वेरी डिफिकल्ट असाइनमेंट, इनको मीनिंगफुल बनाना है, रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो ये रीअरेंज हो जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन। ऐसे दूसरे का हो जाएगा द असाइनमेंट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, तो ये आंसर हो जाएंगे उसके। अब 11 का बी पार्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव का पेशिव बनाना है। तो ये आपके सेंटेंस हैं, द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई विल रीड द बुक टुमारो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि द बोर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होगा, द बोर्ड से। ठीक है, द बोर्ड से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है इसमें। ठीक है, इस तो आंसर देख लेते हैं। तो पहले वाले का हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, द बोर्ड इज बीइंग रिटन, ये थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, राइट का रिटन। तो द बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर, इसमें बाई का प्रयोग होता है, बाई जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें भी सेकंड वाले में द बुक विल बी रीड बाई मी, आई का मी, टुमारो। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस आपको पेसिव वॉइस का प्रैक्टिस करके जाना। अब आपका आ जाता है सेक्शन डी, जो इसमें आपकी टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक्स वगैरह होंगी पढ़ने के लिए इंग्लिश की, उसमें से ये सेक्शन डी आता है। सबसे पहले प्रोज, प्रोज यानी कि जो लेसन है आपके, और पोएट्री मतलब जो आपकी पोएम्स हैं, कविताएं हैं। तो ये सबसे पहले प्रोज पार्ट में से यहाँ पर वैसे ही जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था कि पैसेज को पढ़ो और आंसर दो, ऐसे ही यहाँ भी पैसेज को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको देने होंगे। पैसेज को आप पढ़िए। तो मैं पैसेज को पढ़ रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि कागज जो होता है वो लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है कागज में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब इसका क्या मतलब है, ये आपके लेसन में कहीं है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो राइटर है जिसने ये लिखा है वो कह रहा है कि मैंने उन दिनों में से एक दिन इस कहावत के बारे में सोचा जब मैं थोड़ा मतलब डिप्रेस था, उदास महसूस कर रहा था और घर पर अपनी ठुड्डी को अपने हाथों से, अपनी चिन को मतलब ठुड्डी को अपने हाथों में लिए बैठा था और बोर हो रहा था, सुस्त था और ये सोच रहा था कि मुझे घर के अंदर रहना है कि बाहर जाना, ये सोच रहा था। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्किल बैक नोटबुक ग्रैंडली रिप्रेस्ड टू एज डायरी, यूजलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, इट probably would not make
ए बिट ऑफ डिफरेंस। तो ये आपको पढ़ना है ढंग से, तो इसको पढ़ लेंगे कि यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है कि मैं अंत में वहीं रहा जहाँ मैं उदास था, और कागज में धैर्य होता है। क्यों क्यों धैर्य होता है? क्योंकि वो किसी और को इस कौशल समर्थित मतलब नोटबुक को पढ़ने की योजना नहीं बना रहा। को कागज अपनी प्रॉब्लम को किसी को बता नहीं सकता, इसलिए उसमें धैर्य होता है। तो ये एक आपका जो पैसेज है ये आपके बुक से है, तो आपने इस लेसन को पढ़ लेना है, वहां से मिल जाएगा आपको ये। और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। अब इसमें ए वाला आता है, वट वाज द राइटर फीलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज। मतलब ये जो पैसेज है इसकी शुरुआत में जो राइटर है, लेखक है, वो कैसा महसूस कर रहा था। तो द राइटर वाज फीलिंग डिप्रेस्ड बोर, वो मतलब राइटर को लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और बोर हो रहा था वो। एंड लिस्टलेस अनश्योर वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोच रहा था कि मुझे बाहर जाना चाहिए कि यहाँ घर में ही रहना चाहिए। तो ये इसका आंसर आपको पैसेज में ढूंढने का प्रयास करना, पैसेज में मिल जाएगा। इसी में बी वाला है, व्हाट डिड द राइटर रियलाइज अबाउट पेपर। मतलब कागज के बारे में लेखक को, राइटर को क्या रियलाइज हुआ, क्या एहसास हुआ। द राइटर रियलाइज दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। राइटर को ये रियलाइज हुआ कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, कागज में ज़्यादा धैर्य है देन पीपल, पीपल से ज़्यादा है। बिकॉज इट लिसन्स विदाउट कंप्लेनिंग, यानी क्योंकि कागज जो है बिना कंप्लेन के, बिना शिकायत के सारी बातें सुनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। मतलब उस चैप्टर का नाम बताना है जिससे ये पैसेज आया है। तो ये तो आपको सारे चैप्टर के और सारे राइटर के नाम, सारे पोएट के, सब पोएम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। परीक्षा में, एग्जाम में आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ है, द पैसेज इज टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये एनी फ्रैंक जो लेसन है उससे है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसी में डी वाला आ जाता है, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स मिजरेबल। इसमें कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका नाम मतलब मीनिंग जो है मेजरेबल होता है। तो डिप्रेस्ड एक वर्ड आया है, मिल जाएगा आपको, इसका मीन्स क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो ये आंसर आप ढूंढ लीजिए, पैसेज में आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी एक पैसेज है, किसी लेसन से आपके दिया है, वहां इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये है, डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश crept into her head and grew there। तो इसका मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन वह बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा पैदा हुई। और वो क्या इच्छा है, वो धीरे धीरे इच्छा बढ़ती भी गई। वो इच्छा क्या है, सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में यात्रा करना चाहती थी, बस में बैठना चाहती थी। एवन इफ जस्ट वंस, जो कि उसके भले ही सिर्फ एक बार, मतलब रोज ना बैठना हो, पर एक बार वो बस में बैठना चाहती थी और यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उसकी ये इच्छा मजबूत होती गई, ज्यादा मतलब जबरदस्त इच्छा होती गई कि मुझे बस में बैठना है, यात्रा करनी है। अनटिल इट वाज अन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो क्या हो गई, उसकी जबरदस्त इच्छा बन गई। वल्ली वुड स्टोर विस्टफुली एट पीपल हु गोट ऑन ऑफ और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अब वल्ली क्या करती थी, वल्ली जब जब वह बस सड़क के कोने पर रुकती तो वल्ली जो है उदासी से बस में चढ़ने और उतरने वाले लोगों को देखती थी, और लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी बस में बैठने की। अब इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हु वांटेड टू राइड ऑन द बस। कौन है जो बस में बैठना चाहती थी, बस में यात्रा करना चाहती थी। तो वो कौन है, वल्ली। वल्ली वांटेड
टू राइड ऑन द बस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वल्ली वांटेड टू राइड ऑन द बस। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड। उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके मन में क्या इच्छा चल रही थी। सी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सपीरियंस ए बस राइड। मतलब उसके मन में बस में सवारी करने की तीव्र इच्छा थी। एंड हर विश केप्ट ग्रोविंग स्ट्रोंगर, और उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ वर्ड इन पैसेज विच मीन्स डिजायर। इस वर्ड को छांटिए, उस पैसेज से ढूंढिए जिसका मतलब डिजायर होता है। डिजायर मतलब इच्छा। तो द वर्ड विश मीन्स डिजायर, तो वर्ड विश आपको मिल जाएगा उसमें पैसेज में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड वल्ली फ्रेंड रिएक्ट टू हर फैसिनेशन विद द बस। यानी कि जो वल्ली के जो फ्रेंड है, दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्ट था। उसकी जो इच्छा थी, वल्ली की इच्छा थी बस में बैठने की, तो लेकिन उसके दोस्तों ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। तो हर फ्रेंड डिड नॉट टेक हर डिजायर सीरियसली। उसके दोस्तों ने उसकी डिजायर को, उसकी इच्छा को सीरियसली नहीं लिया। एंड ऑफन मेड फन ऑफ हर, और उन्होंने अक्सर उसका फन किया, मजाक उड़ाया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जो भी आपने प्रोज वाले लेसन पढ़े उनमें से ये क्वेश्चन हैं, 80 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ। मतलब इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता शपथ ग्रहण समारोह में क्यों आए और यह किस चीज की जीत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैनी इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड द इनॉग्रेशंस बिकॉज इट वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता इस समारोह में आए क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इम्पोर्टेंट घटना थी। दैट शोड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, जिसने कि लोकतंत्र और समानता की जीत को दिखाया। दियर प्रेजेंस शोड सपोर्ट फॉर ए पीसफुल चेंज ऑफ पावर, और उनकी उपस्थिति यह दिखाने के लिए थी कि वे शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं। और इट आल्सो मीन्ट, और इसका यह भी अर्थ था, दैट पीपल हैड वॉन अगेंस्ट इनजस्टिस, कि लोग जीत गए थे इनजस्टिस से, मतलब अन्याय से, ये साबित करता है। एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, और जो भेदभाव के खिलाफ भी वो जीत गए थे। द इवेंट वाज ए सिंबल ऑफ होप, यूनिटी एंड फ्रीडम। जो इवेंट हुआ था वो सिंबल था, ये संकेत था, काय का संकेत था, यूनिटी का संकेत था, एकता का संकेत था, और फ्रीडम फॉर एवरीवन, और प्रत्येक के लिए स्वतंत्रता को दिखाता था। इसकी ये आशा था, एक उम्मीद थी। इसमें और करके क्वेश्चन है, अथवा करके, मतलब वो नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर सकते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट हिम द मनी, वाई नॉट। मतलब क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे, क्यों भेजे, और क्यों नहीं की कोशिश। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट हिम द मनी। लेंचो ने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो पता करे कि उसे पैसे किसने भेजे। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट गॉड हैड सेंट इट टू हिम, कि ईश्वर ने ही, भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। ही वाज श्योर, वो निश्चित था, दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज प्रेयर, गॉड ने उसकी प्रेयर का, उसकी जो प्रार्थना है उसको सुन लिया, उसका ये उत्तर, उसको पैसे भेजे हैं। एंड डिड नॉट थिंक दैट एनी पर्सन कुड हैव सेंट मनी, और उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि उसको किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने ये पैसे भेजे हैं। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर वर्ड द केमिस्ट्री बिटवीन लोमो एंड नतालिया।
तो लोमो और नतालिया के बीच रिश्ते कैसे थे उसको अपने शब्दों में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोमो एंड नतालिया आर नेबर हु आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड। लोमो और नतालिया पड़ोसी हैं जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपस में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग रोमांटिक दे मोस्टली आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब वो झगड़ते रहते हैं, मतलब वे शादी करने के लिए तो सोच रहे हैं लेकिन रोमांटिक होने के बजाय वे ज्यादातर बहसबाजी करते रहते हैं आपस में। दे बिकर अबाउट स्मॉल थिंग। वो झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। लाइक कैसी कैसी बातें? लाइक हुज लैंड इज बेटर, किसकी लैंड ज्यादा बेटर है, किसकी जमीन ज्यादा बेहतर है, या हुज डॉग इज बेटर, किसका कुत्ता ज्यादा अच्छा है। इवन दो दे फाइट ए लॉट you can tell they actually like each other deep down। तो मतलब आप बता सकते हैं कि वो वास्तव में एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन कैसे पसंद करते हैं? इट्स लाइक दे हैव ए फनी ग्रम्पी वे ऑफ शोविंग दे केयर। मतलब ऐसा लगता है कि उनके पास यह दिखाने का एक मजेदार क्रोधी तरीका है, वे एक दूसरे की परवाह करते हैं। यहां पे भी और करके एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वो कीजिए या तो ये कीजिए। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम इन कॉमन? मतलब जो भारत की और रूस वालों के लोगों की जो शादियां होती हैं, उस शादियों में रीति रिवाज में कोई समानता है, कुछ कॉमन है उसमें? तो आंसर हो जाएगा यस। इंडियन एंड रशियन वेडिंग डू शेयर सम सिमिलर आइडियाज। भारत और रूस की शादियां कुछ समान विचार उसमें साझा करती हैं। बोथ कल्चर वैल्यू फैमिली एंड ट्रेडिशन ए लॉट। दोनों ही में, चाहे इंडियंस हो चाहे रशियन हो, उनमें क्या है, दोनों की संस्कृतियां, परिवार और परंपराएं बहुत महत्व दोनों लोग देते हैं। यू विल ऑफन सी बिग सेलिब्रेशन विद लॉट ऑफ फूड एंड डांसिंग। आप देख सकते हो दोनों ही शादियों में, चाहे रशियन की शादी हो चाहे इंडियन की शादी हो, आप बहुत सारे भोजन और डांस वगैरह आप उसमें देख सकते हैं। ऑल्सो बोथ कल्चर्स ऑफन हैव स्पेशल सेरेमनी टू ब्लेस द कपल एंड विश देम ए हैप्पी लाइफ टुगेदर। दोनों ही संस्कृतियों में, दोनों ही कल्चर में अक्सर जोड़ों को आशीर्वाद देने, उनके सुखी जीवन की कामना करने के लिए विशेष जो है सेरेमनी, स्पेशल सेरेमनी होती हैं, विशेष समारोह होते हैं। इवन दो द स्पेसिफिक कस्टम्स माइट बी डिफरेंट। भले ही उनके विशिष्ट जो रीति रिवाज हैं, कुछ विशेष होते हैं, वो डिफरेंट हैं। द मेन आइडियाज ऑफ सेलिब्रेटिंग लव एंड फैमिली आर द सेम। लेकिन मेन आइडिया जो है उनके प्यार का और परिवार का, जश्न मनाने का, वो समान है। अब आ जाती है पोएट्री। पोएट्री मतलब पोएम्स। 16वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि यहां पर आपको पोयम का कुछ अंश दिया है, कुछ पार्ट्स है पोयम का, उसको पढ़ना है और उस पर आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं कि इस पोयम को आपको यहां से यहां तक जो भी आपकी बुक्स में आप उसको पढ़ लीजिएगा और मैं क्वेश्चनों के आंसर आपको बताता हूं। पहला है नेम द पोयम एंड द पोएट। मैंने पहले भी कहा कि आपको पोयम और पोएट के नाम सबके याद होने चाहिए। तो इसका नेम क्या है? तो जो पोयम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोयम का नाम है, और पोएट इसके हैं ऑगडेननास, ये इसके पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हु वांट ए नाइस शेप केज। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्टर्ड। उसमें से ऑप्शन में से आपको छांटना है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन इज द वन हु वांट ए नाइस केज। सी वाला इसका क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अबव स्टेंजा। स्टेंजा से राइमिंग वर्ड आपको ढूंढने हैं।
तो राइमिंग वर्ड कौन से हैं इसमें? उस पोयम में राइमिंग वर्ड हैं बियर्स, स्टेयर्स और रेज और केज। ये आप स्टेंजा में देख सकते हो कि ये रेज और ये केज राइमिंग वर्ड हैं, है ना। बियर्स और स्टेयर्स आपको मिल जाएगा, यहीं पे स्टेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके राइमिंग वर्ड इसमें आपको मिलेंगे। और अब इसी में और करके दूसरी पोयम दे रखी है, मतलब आप वो वाली पोयम नहीं कर सकते तो ये वाली पोयम कर लीजिए। इसको पढ़ लीजिए। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो अब इसमें भी आप पहले समझ लीजिए कि इसमें जो राइमिंग वर्ड कौन से होंगे। राइमिंग वर्ड होता है हार्ट और पार्ट, ठीक है। मूड और रूड, ये क्या है? राइमिंग वर्ड है। तो इसमें भी अगर आएगा तो आपको लिख देना है कि राइमिंग वर्ड कौन से हैं। तो इसमें भी वही पूछा है, नेम द पोयम एंड पोएट। तो पोयम का नाम हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, ये हो गया पोयम। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इसके पोएट मतलब कवि हो गए। यहां पे भी वही चीज पूछी है, फाइंड आउट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मैंने बताया, राइमिंग वर्ड हार्ट पार्ट हो जाएगा, और जो है हार्ट पार्ट हो गया, दूसरा मैंने मूड और रूड आपको बताया है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे मीन। इसमें लाइन है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप ये देख लीजिए, पोयम को आपको पढ़ना होगा। दिस लाइन मीन दैट इवन थो द पोएट वाज हैविंग ए बैड डे, समथिंग स्मॉल like the dust of snow falling on him made him feel better and saved some of the day from being completely ruined. It mean a small moment changed his mood and made him feel less sad। मतलब कहने का मतलब जो पोएट है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कवि का दिन भले ही बुरा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज जैसे कि बर्फीली जो हवाएं आई, बर्फीली हवा, उससे क्या हुआ? बर्फीली हवा से उसको सुखद अनुभव हुआ, और उसका जो दिन है वो उसका मूड है, वो मूड चेंज हो गया। उस हवाओं से क्या हो गया? मूड उसका चेंज हो गया, और उसका जो दिन है वो पहले से ज़्यादा खराब नहीं हुआ। जैसे पहले उसका मूड खराब हो रहा था, वो अब उसका सैड मूड नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से पल ने उसका मूड बदल दिया और उसका दुख कम कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये आपके जो पोएट्री में कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें से है ये। इज अमांडा अन ऑर्फन, वाई डज सी से सो। क्या अमांडा अनाथ थी या अनाथ है? वाई डज सी से सो, उसने अपने को अनाथ क्यों कहा, ऑर्फन क्यों कहा? तो नो, नो मतलब नहीं। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन नहीं थी। सी सेज सो, उसने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज सी फील्स, उसे लगा दैट हर पेरेंट, कि उसके जो माता पिता हैं, ऑलवेज स्कॉल्ड हर एंड डू नॉट लेट हर लाइफ फ्रीली, उसके माता पिता उसको बार बार उसे कई चीज़ों के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, और उसको फ्रीली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रहने नहीं देते हैं। तो सी इमेजिन, वो कल्पना करती है, उसे लगता है बीइंग अन ऑर्फन सो दैट सी कैन लिव पीसफुल्ली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, टोकने वाला नहीं होता, मैं फ्री रहती, शांतिपूर्ण जीवन जीती, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 17B, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम। पोयम में जो है ट्रीज कहाँ हैं? तो कहाँ है? वेयर द ट्रीज इन द पोयम आर आउटसाइड द हाउस। जो ट्रीज हैं वो घर के बाहर की साइड हैं। दे आर ट्राइंग टू ग्रो फ्रीली, वे ग्रो करना चाहते हैं फ्रीली,
ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बाय ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द इनसाइड, कि उनको कोई ब्रेकिंग ना करे, उनको बढ़ने को कोई रोके ना इनसाइड। वेयर दे वर ट्रैप्ड द पोएम शो हाउ नेचर वांट टू बी फ्री एंड ग्रो विदाउट एनी लिमिट। मतलब ये पोएम ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि किस प्रकार से नेचर भी, प्रकृति भी चाहती है फ्री से जीना, जैसे मनुष्य जीना चाहता है, खुद से अलग से, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी बाधा के जीना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसी प्रकार से प्रकृति भी ऐसे ही चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। तो इसका आंसर है यहाँ पे, द पोएट से दिस बिकॉज ही डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बॉय व्हाइल ही इज लर्निंग ए लेसन अबाउट लॉस। तो इसको आप समझ लीजिए, ही डज नॉट ऑफर मनी फॉर अनदर बॉल बिकॉज ही वांट द बॉय टू अंडरस्टैंड दैट थिंग वंस लॉस्ट कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड एंड ही मस्ट लर्न टू कोप विद सच लॉस इन लाइफ। तो बहुत आसान है, पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब आपका जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपकी जो बुक है सप्लीमेंट्री, उससे ये दिया गया है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन को आप एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो जो ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, और हु डिस्कवर्ड द फॉर्मूला, जिसने कि एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था, खोज निकाला था, टू बिकम इनविजिबल, जिससे कि गायब हो सकता था, अदृश्य हो सकता था, कोई भी गायब हो सकता था। हाउएवर ही यूज्ड हिज नॉलेज फॉर द रॉन्ग पर्पज, लेकिन उसने अपने ज्ञान को गलत उद्देश्य में लगाया, गलत कामों में लगाया। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सोसाइटी, अपने सोसाइटी की, अपने समाज की हेल्प करने के बजाय ही बिकम सेल्फिश एंड मिस यूज्ड हिज पावर, वो सेल्फिश बन गया और स्वार्थी बन गया और चोरी करने लगा, मिस यूज करने लगा अपनी पावर का। और क्या किया उसने, ही स्टॉल थिंग्स, उसने चीजें चुराई, हर्ट पीपल, लोगों को हर्ट किया, एंड क्रिएटेड फियर, और लोगों में डर पैदा किया। अ ट्रू साइंटिस्ट, अगर ट्रू साइंटिस्ट होता तो क्या करना चाहिए ट्रू साइंटिस्ट को, शुड यूज साइंस, अब साइंस को यूज करना चाहिए फॉर गुड, अच्छे के लिए। बट ग्रिफिन बिकम ए क्रिमिनल, लेकिन ग्रिफिन क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया, अपराधी बन गया। और हिज स्टोरी टीच अस, उसकी जो कहानी है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सिखाती है, दैट इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज शुड बी यूज्ड वाइजली, कि जो हमारे पास जो बुद्धि है और जो हमारे पास डिस्कवरीज हैं वो हमको सही तरह से उपयोग करनी चाहिए। यदि ग्रिफिन, इफ ग्रिफिन हैड यूज्ड इज इन्वेंशन फॉर गुड, यदि ग्रिफिन अपने इन्वेंशन को अच्छे के लिए प्रयोग करता, ही कुड हैव हेल्प मैनी पीपल, तो वो कई लोगों की मदद कर सकता था। बट हिज ग्रीड, उसका लालचीपन, एंड बैड बिहेवियर, उसका बुरा व्यवहार, मेड हिम ए विलन, उसने उसको एक विलन बना दिया, एक जो है खलनायक बना दिया, इंस्टेड ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, जबकि वो क्या था, एक ग्रेट साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। इसमें और करके क्वेश्चन दिया है, और मतलब अगर वो ग्रिफिन वाला आपको नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ। मतलब क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग केवल कहानियों में होते हैं, या असली जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह एग्जिट इन रियल लाइफ टू। मतलब अनिल और हरि सिंह जैसे लोग असली जीवन में भी होते हैं। अनिल वाज काइंड, अनिल दयालु था, एंड ट्रस्टेड हरि सिंह, जो हरि सिंह पे विश्वास करता था। उस एवन दो ही वाज थीप, जबकि जो हरि सिंह क्या था, चोरी करने वाला था, चोर था, लेकिन तब भी उसको उस पर भरोसा था। ही बिलीव्ड इन गिविंग पीपल एंड सेकंड चांस। वो वो उसका विश्वास था कि लोगों को सुधरने के लिए सेकंड चांस मिलना चाहिए। भले ही वो गलती कर चुके हैं, हरि सिंह चोर था, लेकिन अनिल की जो है ये चाहता था, उसका विश्वास था कि अगर उसको सेकंड चांस दिया जाए, सुधरने का मौका दिया जाए तो सुधर सकता है। सिमिलरली मैनी पीपल इन रियल लाइफ हेल्प अदर इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक। तो हमें जो लोग गलतियां करते हैं उनको सुधरने का मौका देना चाहिए। तो हरि सिंह ऑन द अदर हैंड वाज ए थीप बट लेटर रियलाइज हिज मिस्टेक। हरि सिंह जबकि एक चोर था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ कि उसकी गलती थी, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ। और मैनी पीपल इन रियल लाइफ आल्सो चेंज फॉर द बेटर व्हेन दे गेट लव एंड सपोर्ट। असल जिंदगी में भी कई लोगों को अगर उन पे भरोसा किया जाए, उनको मौका दिया जाए और उनको प्यार दिया जाए, तो वो भी सुधर सकते हैं अगर उनको सहारा दिया जाए। तो दिस स्टोरी टीच अस, ये कहानी हमें सिखाती है दैट काइंडनेस, की दया, एंड ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, कैन हेल्प पीपल बिकम गुड। ये अगर हम दया और विश्वास से किसी को सही राह पर लाना चाहें तो लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ डिड भोली टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो जो भोली के जो टीचर है, शिक्षिका है उसकी, उसके जीवन की दिशा को बदलने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। तो ये बोली यहाँ पे पेपर में आया है, ये शायद भोली है, ठीक है। तो भोली टीचर्स वाज काइंड एंड इनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। भोली की शिक्षिका बहुत दयालु थी, उन्होंने उसे पढ़ने के और आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रेरित किया। सी गेव भोली द करेज टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। उसने मदद की और खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत उसमें पैदा की, उसको प्रेरित किया। बिकॉज ऑफ हर टीचर, क्योंकि उसकी टीचर ने, बोली रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रेडी मैन। उसकी टीचर ने उसने लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया, उसके टीचर की वजह से ही ये हो पाया। और एंड चूज टू लाइव विद डिग्निटी, उसने अपने को आत्मसम्मान के साथ जीने का फैसला उसने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हर टीचर चेंज हर लाइफ, उसकी टीचर ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया बाय गिविंग हर नॉलेज, उसको नॉलेज दे करके एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दे करके उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। इसी में अगला क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड। क्या अनिल को पता चलता है कि उसकी चोरी हो गई है? यस, चलता है पता। अनिल नॉज, अनिल जानता है दैट ही हैज बीन रोब्ड, कि वो उसकी चोरी हो गई है। बट ही डज नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। ही डज नॉट गेट एंग्री, वो गुस्सा भी नहीं होता। एंड ट्रीट द थीप काइंडली, और उस चोर से नाराज नहीं होता, उसे अच्छा बनने का मौका देता है, दयालु बनता है। होपिंग ही विल चेंज, और उसे उम्मीद होती है कि वो चेंज होगा, उसमें परिवर्तन होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिक्स मिस्ट्रेस।
क्या जो नैरेटर है, मतलब जो कहानीकार है, जो स्टोरी टेलर है, जिसने स्टोरी बताई है, ये वो स्टोरी टेलर ट्रिक की मालकिन जितना अमीर है, उतना रिच है? नो, नहीं है। द नैरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिक्स मिस्ट्रेस। ट्रिक की मालकिन जितना अमीर नहीं है। सी हैज ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। एंड लाइफ ए कंफर्टेबल लाइफ, और वो आरामदायक जीवन व्यतीत करती है। बट द नैरेटर इज पुअर, लेकिन जो नैरेटर है, जो कहानीकार है, जो स्टोरी टेलर है, वो क्या है? पुअर है, गरीब है। एंड स्ट्रगल्स विद मनी, और पैसे के लिए, धन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें और करके क्वेश्चन आता है, अथवा करके। आप उसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वे हार को कैसे बदलते हैं? तो मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोरो ए लॉट ऑफ मनी। जो मटिल्डा और उसके पति हैं, बहुत सारे पैसे उधार लेते हैं। एंड वर्क वेरी हार्ड, और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक परिश्रम करते हैं। काय के लिए परिश्रम करते हैं? टू बाय ए न्यू नेकलेस, एक नया हार खरीदने के लिए मेहनत करते हैं। लेटर दे फाइंड आउट, और अंत में उन्हें पता चलता है, बाद में उन्हें पता चलता है, दैट द लॉस्ट नेकलेस वाज नॉट रियल, कि जो खोया हुआ हार था वो रियल नहीं था, असली नहीं था, नकली था। तो बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया इस पेपर को समझाने का, तो आप इस सैंपल पेपर को देखकर जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।